Good afternoon, everyone. So this will be basically a lecture number good on charges. ठीक है, देखिए चार्जेस खत्म करेंगे और एट द एंड मैं आपको शीट प्रोवाइड करा रहा हूँ, केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस एज वेल एज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है, अपनी चैप्टर पढ़ लिया, क्लास अटेंड कर लिया. नाउ इट बिकम्स योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वो शीट सॉल्व करके लाएंगे कल के क्लास में आने से पहले. ठीक है, ठीक है. देखिए, तो अभी तक के क्लासेस में हम लोगों ने चार्जेस का कंसेप्ट पढ़ा, टाइप्स ऑफ चार्जेस पढ़ा, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस पढ़ा, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस पढ़ा, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस पढ़ा, पोस्टपोनमेंट ऑफ फ्लोटिंग चार्जेस पढ़ा, और कोई चीज़ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्जेस पढ़ा, इफेक्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज come to section number 87, condonation of delay to register the condonation of register the charge. condonation का मतलब क्या होता है? माफ करना. ठीक है, condonation का मतलब क्या होता है? माफ करना. अगर तुमको ध्यान हो, टाइम लिमिट क्या था फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस? फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस इन टोटल अगर अपन बात करें तो इन एनी केस चार्ज इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 120 डेज. अगर 120 डेज में चार्ज क्रिएटेड बट नॉट रजिस्टर्ड, तो केस में that charge cannot be registered with the ROC until unless delay in the registration of charges is excused by the central government. Is excused by government. तो कॉन्डोन पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. सेंट्रल गवर्नमेंट माफ करेगा कब? only when company have sufficient grounds for not registering the charges within the specified period of. ठीक है, अब तुम एक बार ना ये हेडिंग लगाओ, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले टू रजिस्टर अ चार्ज, अपने अपने नोटबुक के अंदर. मैं तीनों एरिया कवर करूंगा, सेटिस्फेक्शन भी कवर करूंगा, कॉन्डोनेशन फॉर अ डिले इन सेटिस्फेक्शन का रजिस्ट्रेशन, देन क्रिएशन का रजिस्ट्रेशन, तीनों एरिया मैं कवर करूंगा यहाँ पे. ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ जो मैं लिखवा रहा हूँ ना तुमको, ये इस शीट में से नहीं पढ़ना. जो मैं लिखवा condonation for delay in the registration of charges. Condonation in the registration of charges. ठीक है, लिखिए. As per the provisions of section 77 of Companies Act 2013. As per the provisions of section 77 of Companies Act 2013, any charge created by the company is required to be registered with the ROC. Is required to be registered with the ROC within a period of मैक्सिमम कितना था? 120 डेज. और यहाँ पे एरो लगा करके लिखना 30 प्लस 60. and if company fails to get the charge registered with the ROC, within the specified time limit,
and failure to register the charge was accidental. अभी मैंने बोला ना एक्सीडेंटल, तो कंपनी को ये प्रूव करना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन में, was accidental or due to some other sufficient reason. And such delay is not prejudicially का मतलब हो गया adversely या against the interest, is not prejudicially affecting the interest of creditors or shareholders of the company. Creditors or shareholders of the company. Affecting prejudicially the interest of creditors or shareholders of the company. Then the company in such cases can make an application under section 460 of the Companies Act 2013 under section 460 in form number पे लिख लेना CHG 8 along with the prescribed fees. Along with the prescribed fees. Then such delay may be condoned by the central government, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने माफ कर दिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसको रजिस्टर करा सकते हो. इज इट क्लियर विद द आरओसी? सिमिलरली अगर satisfaction of charges है तो it is required to be registered with the ROC within a period of 30 days, and within 30 days नहीं किया तो सेम एप्लीकेशन लगाओगे किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, फॉर द कंडोनेशन ऑफ डिले. मेरी बात समझ में आ रही है क्या? फिर तुम लोगों ने एक और टाइम लिमिट पढ़ा था, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द आरओसी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज. नहीं किया तो विद इन नेक्स्ट 270 डेज. 300 दिन में भी नहीं किया तो अगेन कंपनी कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द CG for the continuation of delay under section 460 in form CHG 8. सिंपल है. लेकिन वो डिले के लिए ये माफी मांगने के लिए जब आप एप्लीकेशन लगा रहे हो ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वहाँ पे आपको सफिशिएंट ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे, सफिशिएंट रीजंस बताने पड़ेंगे फॉर नॉट गेटिंग द चार्ज रजिस्टर्ड विद द आरओसी विद इन दिस सेड टाइम लिमिट. इज इट क्लियर? ओके, तो ये था आपका कंटिन्यूएशन ऑफ डिले से रिलेटेड प्रोविजंस. अच्छा, एक चीज और समझना, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय द चार्ज होल्डर. मैंने तुम लोगों को बताया था अभी यहाँ पे, सुनना लास्ट लेक्चर्स में, दैट the first and foremost responsibility to get the charge registered with the ROC is of the company, है ना. but in case company fails to get the charge registered with the ROC, तो वहाँ पे even the charge holder can get the charge registered with the ROC. अब जब registration of charges की अपन बात करते हैं ना, तो at the time of making an application for registration of charges, certain fees is required to be paid to the ROC.
तो यहाँ पे अपने दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर अगर चार्ज होल्डर खुद से एप्लीकेशन लगा रहा है आरओसी को फॉर रजिस्ट्रेशन, तो जो फीस लग रहा है वो कौन पे करेगा? तो इन केस अगर चार्ज होल्डर एप्लीकेशन लगा रहा है खुद से फॉर गेटिंग द चार्ज रजिस्टर्ड विद द आरओसी, और जो भी वो फीस पे कर रहे हैं ना, वो फीस के लिए वो कॉम्पेंसेशन मांग सकता है किससे? कंपनी से। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? चलो फिर से एक बार। The first and foremost responsibility of getting the charge registered is on the company. However, if the company fails to get the charge registered within the specified time limit, then the charge holder can make an application to the ROC for the registration of charges. लेकिन before making such application for registration of charges, that charge holder will make an intimation, will give an intimation to the company. एक नोटिस देगा कंपनी को, ठीक है, 14 डेज का, ठीक है, 14 डेज का टाइम पीरियड अलाउ किया जाता है। अब या तो कंपनी कोई एक्शन लेगी, ये कंपनी एक्शन लेगी तो कंपनी खुद से रजिस्टर करानी जाएगी। आपने नोटिस दिया कंपनी को, 14 दिन आपने वेट भी किया, कंपनी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप खुद से जाओगे किसके पास? आरओसी के पास, फॉर गेटिंग द चार्ज रजिस्टर। और जो भी फीस आप पे कर रहे हो वो फीस आप आ, मांग सकते हो वापस किससे? कंपनी से। इज इट क्लियर? क्लियर सबको? नेक्स्ट। चलो आगे। तो कॉन्डोनेशन फॉर डिले भी हो गया आपको, सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन विल नॉट प्रेजुडाइज द राइट, ये भी हो गया। उसके बाद लिखो पेनल्टी। पेनल्टी in case of failure to get the charge registered। लिखिए, as per the provisions of section, as per the provisions of 86, as per the provisions of section 86 Companies Act 2013, as per the provisions of section 86 Companies Act 2013, company shall be punishable with a fine of not less than, he shall be punishable with a fine of not less than 1 lakh rupees, 1 lakh rupees, but which may extend to 10 lakh rupees, but which may extend to 10 lakh rupees. ₹10 lakh, and every officers in default, and every officers in default shall be, every officers in default punishable with imprisonment up to 6 months, with fine up to ₹1 lakh। तो in case if company fails to get the charge registered, तो वहां पे पेनल प्रोविजन अट्रैक्ट होगा दोनों के ऊपर, कंपनी एज वेल एज इट्स ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट। क्लियर है? इसके बाद ये भी अपन लोगों ने किया था, सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन शैल नॉट प्रिजुडाइज एनी राइट, है ना। थर्ड प्रोवाइजो
to section 77 subsection 1 states that any subsequent registration of a charges shall not prejudice any right acquired in respect of any property before the charge is actually registered, which means that the rights of the former charge holder will not be affected in case of creation of any subsequent charges. है ना, मैंने बताया था एक ही एसेट्स पे अगर दो बार चार्ज क्रिएट किया गया है ना, सब्सिक्वेंट चार्ज इफ क्रिएटेड ऑन द सेम एसेट्स, तो वहाँ पे जो फर्स्ट चार्ज होल्डर है एज वेल एज सब्सिक्वेंट चार्ज होल्डर है, दे बोथ विल हैव equal rights on the assets or on the property subjected to the charge. Is it clear? फिर बोला फोर्थ प्रोविजो टू सेक्शन 77 section 1 states it shall not apply to such charges in जो प्रोविजन तुमने पढ़ा ना सेक्शन 77 सबसेक्शन 1 में, ये प्रोविजन उन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, उन केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा विच आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है ना बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई. तो यहाँ पे एग्जाम्पशन दे सकते हैं किसको, बैंकिंग और एनबीएफसीज को. इज इट क्लियर? अच्छा, एक बार ऑफिस में जाइएगा आप, ऑफिस में जाइए और वहाँ से वो शीट लेकर के आइए चार्जेस चैप्टर का, और उनको बोलना कि जो ये फाइल है ना वो उस पर टेलीग्राम पे भेज दें. जल्दी करिएगा, कुछ क्वेश्चंस गो थ्रू कर लेते हैं. एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपको, व्हाइल सैंक्शनिंग द वर्किंग कैपिटल लिमिट द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन फिक्स्ड एट अ स्पेसिफाइड परसेंटेज अबव द बैंक रेट as notified by the RBI. There was a change in the interest due to RBI notification issued later. The bank insisted on filing a return of modification of charges. Is the stand of the bank correct? Discuss with reasons. देखो एक चीज समझना, मैंने तुमको बताया था चेंज इन इंटरेस्ट रेट है ना, shall be considered as मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज. लेकिन सुनना अभी ध्यान से, यहाँ पे एक और केस आता है, चेंज इन इंटरेस्ट रेट ड्यू टू चेंज इन बैंक रेट. change in interest rate due to change in bank rate, so that will not be considered as modification. ये समझ में आया तुमको? ठीक है, बैंक रेट चेंज होने की वजह से इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, तो उसको अपन मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज नहीं कहेंगे, और जब उसको मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज नहीं करें तो दैट विल नॉट बी required to be registered with the ROC within a period of 30 days. ठीक है, आगे देखिए एक और क्वेश्चन है, XYZ Limited realized on 3rd November 2005 that particulars of charges created on 11 September 2005 in favor of a bank were not filed with the registrar for registration. What procedure should the company follow to get the charge registered with the ROC? Would the procedure be different if the charge was created on
11th of August instead of 11th of September 2005, explain in reference to the provisions of Companies Act 2013. तो यहाँ पे डिले हुआ इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, और डिले हुआ है तो आपको एप्लीकेशन लगाना है फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। एक चीज़ और समझना, यहाँ पे तुमको प्रोसीजर दिया हुआ है, प्रोसीजर फॉर क्रिएशन, मॉडिफिकेशन और सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस। ट्राई टू लर्न द प्रोसीजर। वही सारी बातें होंगी जो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोविजंस में पढ़े, बस एक बार आप इसको पढ़ोगे एंड यू विल गेट द थिंग्स। ठीक है, फिर आपको शीट दिया है मैंने, ये वर्ड फाइल है शायद नहीं खुलेगा इसमें। चलिए कोई नहीं। कितने क्वेश्चन है आपको जो दिए हुए? 4 तो केस स्टडीज है ना, और एमसीक्यूज कितने हैं? शायद 20 एमसीक्यूज होंगे, 20। तो प्लीज गो थ्रू ऑल दीज एमसीक्यूज। नंबर्स हम लोगों ने कौन कौन से डिस्कस कर लिए अभी तक? CHG 1, CHG 2, CHG 4, CHG 7, 8 भी हो गया है, एज वेल एज CHG 9। तो बचा क्या? लिखिए CHG 3। CHG 3 किसके लिए? CHG 3 है सर्टिफिकेट फॉर या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस। लिख लेना, रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉडिफिकेशन। आपने जब मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस किया था तो आरओसी को एप्लीकेशन लगाया था ना, आरओसी विल इशू द सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस इन CHG 3। ठीक है, उसके बाद है CHG 5। CHG 5, तो CHG 5 है सर्टिफिकेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब कौन सा बच गया? CHG 6। लिख लेना CHG 6 के लिए, नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। रिसीवर 7 हो गया था, 7 भी हो गया था ना, रजिस्टर ऑफ चार्जेस। 8 भी हो गया था। देन CHG 9, CHG डिबेंचर होल्डर्स था ना, ओके। तो CHG 9 एक बार लिख लो। क्रिएशन, मॉडिफिकेशन of charges for the debentures।
just try to learn these form numbers. छोड़ सकते हो. ठीक है. अच्छा, तो इस चैप्टर में आपके सिलेबस से रिलेटेड जितने भी रिलेवेंट प्रोविजंस थे वो मैंने डिस्कस कर लिए, है ना. और जो भी मैंने प्रोविजंस डिस्कस किए उसके बेसिस पे आई होप यू वुड बी एबल टू सॉल्व दी केस स्टडीज एंड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस. आप इसको ट्राई करेंगे करके लाने का. और नेक्स्ट लेक्चर में अगर कोई भी डाउट होता है किसी भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में तो आई विल टेक योर डाउट. और ठीक है, एंड देन वी विल देन अनदर चैप्टर. ठीक है, सो दैट फ्रॉम दिस सेशन. थैंक यू सो मच.